अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं विरासत को, एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटी यानी हम बुनियादी बातों को पढ़ेंगे कि ये जो विरासत है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो हेरिडिटी एंड द बेसिस ऑफ हेरिडिटी आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक हेरिडिटी के बारे में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हेरिडिटी का। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस जिसके दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी नस्ल को यानी अपनी जो अगली नस्ल है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसके अंदर लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उस रिप्रोडक्शन के अमल के दौरान वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक खूबियाँ हैं वो अगली नस्ल यानी अगले जो उसकी ऑफस्प्रिंग है, औलाद है, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ दी रीज़न दैट यही रीज़न है कि बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट। बेबीज़ जो हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की कॉपी एक तरह से लगते हैं। तो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड रिजेंबल्स टू देयर पेरेंट्स, यानी प्लांट जो हैं वो ग्रो जब करते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं। जैसे सरसों का अगर पौधा है तो उससे जो सीड बनेगा तो उससे सरसों का पौधा ही बनेगा, ये नहीं होगा कि सरसों से मकई बन जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि प्लांट जो है वो जिस तरह के ग्रो मतलब कि जिस तरह का सीड होगा उसी तरह का प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हेरिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन जो है वो है कि द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी ट्रांसमिट करना, एक से दूसरे में मुंतकिल करना, यानी एक नस्ल से दूसरे नस्ल में किसको मुंतकिल करना, करेक्टरिस्टिक खूबियों को। किससे किसमें, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट यानी वालदैन से ऑफस्प्रिंग यानी औलाद के अंदर खसूसियात की मुंतकली को हम कहते हैं हेरिडिटी। आगे हेरिडिट्रिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हेरिडिटी की करेक्टरिस्टिक्स उनमें देख लेते हैं। लिखा हुआ है characteristics such as the color of eye, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड एयरलोब्स, यानी आई का कलर, उसके अलावा स्किन का कलर, उसके अलावा हेयर्स यानी बालों का कलर, और आपकी कानों की जो लो है वो जुड़ी होना या आज़ाद होना, या हाइट आपका कद, इंटेलिजेंस आपकी जहानत एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आर दी एग्जांपल ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन खूबियों की एग्जांपल हैं दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से यानी वालदैन से ऑफस्प्रिंग यानी औलाद में मुंतकिल होते हैं। एंड आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम हेरिडिटरी यानी विरासती कैरेक्टरिस्टिक यानी खूबियाँ कहते हैं। ठीक है। वेरिएशन क्या होती है? तो वेरिएशन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालदैन से जब बच्चों में आती हैं तो थोड़ी सी तब्दीली के साथ आती हैं। जैसे लिखा हुआ है वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेस मैनी फीचर्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट दे आल्सो डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, यानी काफ़ी चीज़ें तो पेरेंट्स से मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पेरेंट्स से डिफरेंट भी होती हैं। आप भी अपने अंदर सोचोगे आपके अंदर कौन कौन सी वेरिएशन है, जिसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर भी दूंगा। देखें लिखा हुआ है सिमिलरली ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो शो डिफरेंस इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बहन भाई के अंदर भी कई चीज़ें कह लें कई खूबियाँ ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, ये मुख्तलिफ होती हैं। ये जो डिफरेंस हैं अमंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली और स्पीशीज़, यानी ये जो डिफरेंस यानी इख्तलाफात हैं या कह लें दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं इनको जो फैमिली के मेंबर्स के अंदर होती हैं या किसी भी स्पीशी के अंदर होते हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है। तो ये जो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं दो स्पीशीज़ के दरमियान, वो जो स्पीशी के दरमियान ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होती हैं इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके कह लें क्या इससे आपको फ़ायदा हासिल होता है कि किसी में अगर वेरिएशन हो तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। तो लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल वेरिएशन, यानी वो वेरिएशंस जो फ़ायदा मंद हैं, हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट, जो वो हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो जानदार हैं उनको, कि वो अडॉप्ट करें, यानी वो अपने आप को उस माहौल के लिहाज से चेंज कर लें, यानी माहौल जैसे चेंज हो रहा है, जैसे आजकल गर्मी बढ़ रही है, तो अगर अच्छी वेरिएशंस होंगी तो हम गर्मी के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। तो अगर वेरिएशंस अच्छी हैं
तो अडाप्ट कर लेंगे आप अपने एनवायरनमेंट को, हैव ग्रेटर चांसेस फॉर सर्वाइवल, और आपको ज़िंदा रहने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। एंड कंटिन्यू देयर रेस, और वो अपनी जो नस्ल है वो आगे बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वेरिएशन अगर अच्छी हो तो ये फ़ायदे होते हैं। और एक ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर किसी कह लें नस्ल के अंदर शुरू से कोई बीमारी चली आ रही है और उस बीमारी की वजह से उनकी कह लें तबीयत ठीक नहीं रहती, या वो जल्दी कह लें वफात पा जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो कई बार वेरिएशंस की वजह से वो बीमारियां जो हैं वो नस्ल में आगे पहुंचने से रुक भी सकती हैं। तो वेरिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। देख लेते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में कि बुनियादी बातें जो हैं विरासत की वो क्या हैं, बुनियादें का क्या हैं। तो बुनियादों में सबसे बड़ी बुनियाद यानी सबसे बेस जो है वो है जीन्स। जीन्स क्या होती हैं? तो लिखा हुआ है बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। ये डेफिनेशन है जीन की के बुनियादी फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी ये जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है जिसके ज़रिए हेरिडिटी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है, इसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, तो जीन फंक्शनल यूनिट है, ये काम करता है किसके लिए? हेरिडिटी यानी विरासत को आगे पहुंचाने के लिए। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन, ये एक हदायत हैं जीन्स टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन, जिनके ज़रिए प्रोटीन बनती है। यानी ये जीन्स जो हैं ये असल में ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाती हैं जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये आगे पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह लें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं। तो लिखा हुआ है जीन्स अकर इन पेयर। जीन्स जो होती हैं वो जोड़ों की शक्ल में होती हैं। जोड़ों की शक्ल में कैसे? कि एक हिस्सा जो है वो आपकी फादर से आ रहा होता है, तो एक हिस्सा आपकी मदर से। तो मदर और फादर वाले दोनों कह लो जो जीन्स हैं उनको हम कहेंगे कि जीन का पेयर होता है, एक जीन फादर से एक जीन मदर से। अब एवरी हेरिडिटरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, हर जो विरासती खूबी है किसी भी जानदार में, जैसा कि टॉलनेस लंबा कद होना, ड्वार्फनेस छोटा कद होना, आई का कलर और यानी आँख का कलर, फ्री एयर लोब आपकी जो ये जो कान की लो है ये आज़ाद होना, या अटैच्ड एयर लोब यानी आपके कान की लो का जुड़ा होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं जीन के पेयर के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं। तो कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल की जाती हैं। और वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट, यही बात मैंने भी की कि एक जीन का पेयर का हिस्सा जो है, एक हिस्सा वो मेल पेरेंट यानी फादर से आता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है? मदर से आता है। तो फादर से और मदर से जो जीन पेयर आते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो जीन जो है मिलकर आपके अंदर कह लें वो करेक्टरिस्टिक यानी खूबी पैदा करती है। और ये चीज़ हमने कहाँ ये जीन्स के बारे में पढ़ा। अभी हम क्रोमोसोम के ऊपर चलते हैं। तो क्रोमोसोम में कहाँ पर थे? तो हमने मियोसिस में पढ़ा था कि मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनते हैं, ये पढ़ा था। तो गैमीट्स जो होते हैं जो मियोसिस के दौरान बनते हैं उनमें अगर मेल गैमेट्स हैं यानी स्पर्म्स हैं और फीमेल गैमेट्स यानी एग है, तो एग में जीन होगी एक जीन कहाँ पे होगी? स्पर्म में होगी। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे बनेगा जाइगोट, और वो जो जाइगोट होगा उसमें एक जीन फादर वाली होगी, एक जीन मदर वाली होगी, और वो दोनों जीन्स मिलकर या तो टॉलनेस वाली होंगी यानी या लंबे कद की होंगी, या ड्वार्फनेस की हो सकती हैं, या आई कलर यानी आँख का कलर उसकी की वजह से हो सकता है, या फ्री एयर लोब या अटैच्ड एयर लोब भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन यानी मेल की तरफ से स्पर्म के अंदर से जो क्रोमोसोम के जीन्स आ रही हैं उनसे आ सकते हैं, या फीमेल के एग से जो क्रोमोसोम के ज़रिए जीन्स आ रही हैं उनके ज़रिए आ सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो लिखा है कि वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, यही बात कि जीन्स मौजूद कहाँ पर होती हैं। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि जीन्स आर दी सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है वो बेस है हेरिडिटी की, यानी बुनियाद है, सबसे कह लें सिंपलेस्ट हेरिडिटी की बुनियाद, जिससे
जीन्स बनती हैं वो है डीएनए, और डीएनए के खास सीक्वेंस, डीएनए के मॉलिक्यूल्स के खास सीक्वेंस जीन्स को नई नई जीन्स बनाते हैं। तो डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, और वो जो डीएनए का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मिलकर जीन बनाता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उसके सेक्शन जो हैं जीन कहलाते हैं, एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस के दौरान जो सेल का डीएनए है वो डीएनए डबल होता है, और फिर जब क्रोमोसोम बनते हैं तब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो वो जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, और वो जो जीन्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं वही अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, और उनके ज़रिए फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं। तो एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए, यानी डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन का ये सेट है, यानी एक मुकम्मल कह लें इंफॉर्मेशन है, हदायत हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, यानी डेवलपमेंट के लिए, यानी कैसे किसी जानदार के अंदर खूबियाँ जो उसके पेरेंट्स की हैं वो, या कोई नई खूबी भी वो कैसे आएगी, वो डिपेंड करता है इन जीन्स पे, ठीक है। तो जीन्स जो हैं वो क्या होती हैं, डीएनए की ही कह लें सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट मॉडिफाइड सेक्शन या सेक्शंस होते हैं। तो डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी ये विरासती मादा है, और इस डीएनए के मिलने से जीन्स बनती हैं, और वो जीन्स कहाँ मौजूद होती हैं? क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं। तो डीएनए और प्रोटीन, यानी डीएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम को। अब ये जो डीएनए है ये तो हेरिडिटरी मटेरियल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम बनाने के लिए ये जो प्रोटीन है ये डीएनए को अपने साथ जोड़कर अपने ऊपर वाइंड करके फिर रीवाइंड करती क्या बना देती है? क्रोमोसोम, जिसके बारे में आगे हम एक डायग्राम के अंदर भी देखेंगे कि डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम कैसे बन रहे हैं। तो पहले क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या है? तो लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो है वो एक कह लें धागा नुमा साख्तें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस में सेल के पाई जाती हैं, ठीक है। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवीजन होती है तभी ये वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं, लेकिन उससे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं खुलकर, यानी इनकी जो वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग्स या एक दूसरे के ऊपर जो बल खाए होते हैं वो बल खुलते हैं जब ये आम रूटीन में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम सेल डिवीजन का मौका आता है तो तब इनके बल पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर ये कंडेंस होते हैं और ये बल खाते हैं एक दूसरे के ऊपर और उससे क्रोमोसोम बनाते हैं, जबकि सेल डिवीजन जब नहीं होती तो ये क्रोमोसोम की जो थ्रेड्स हैं वो बिखरी होती हैं न्यूक्लियस के अंदर सेल की। आगे टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स। एक जो क्रोमोसोम होता है उसके दो बाजू होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था म्यूसिस के अंदर के जो क्रोमेटिड्स मैंने दिखाए थे पिछली वीडियो के अंदर के क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, तो वो क्रोमेटिड्स उसके वो बाजू हैं। अब ये जो बाजू हैं विच आर अटैच्ड टू द सेम पार्ट आर कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो जिस जगह से, यानी वो जगह जहाँ पर ये बाजू अटैच होते हैं उनको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पर अटैचमेंट होती है इन क्रोमेटिड्स की, और इस सेंट्रोमियर के साथ जो सेंट्रियोल है उनके ज़रिए स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं मियोसिस या माइटोसिस में। यानी मियोसिस माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल के साथ जुड़े होते हैं वो अटैच होते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर के ऊपर। तो देखते हैं सेंट्रोमियर क्या है, ये देख लें। पहले क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद डायग्राम देखते हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए कैन बी शोन एज। जीन, डीएनए, न्यूक्लियस के दरमियान एक जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। तो ये देखें, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में ये आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे होंगे, जो क्रोमोसोम इस डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम इस तरीके से इनके ये बाजू होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये जिस सेंटर से जुड़े होते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड्स हैं उसके बाजू, ठीक है। और इसमें ये जो आपके पास ये क्रोमेटिड का एक बाजू है, इसको अगर हम
क्या ले इसका पीस छोटा छोटा करते जाएं तो ये एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए हैं, और ये बल जैसे जैसे हम खोलते जाते हैं खोलते जाते हैं खोलते जाते हैं तो ये बल खुलते 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 ये बन जाता है डीएनए। और इस डीएनए में एक खास फ्रेगमेंट इसका क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ये जीन्स जो है ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जो सेक्शंस मिलकर आपस में एक दूसरे के ऊपर वाइंड होकर प्रोटीन के साथ ये क्रोमोसोम बनाते हैं जब सेल डिवीजन का टाइम आता है। यानी सेल डिवीजन के टाइम ये क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। उससे पहले डीएनए जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये बिखरा हुआ डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर इस क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म। हर तरह की स्पीशी या ऑर्गेनिज्म के लिए क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट होती है और ख़ास होती है। इन जनरल बॉडी सेल्स यानी आम जो बॉडी के सेल्स होते हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल, मैंने कल बताया था कि सोमैटिक सेल्स कहते हैं जो जनरल बॉडी सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर क्रोमोसोम जो है दी क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लेकिन दी गेमीट्स यानी स्पर्म या एग जिन्हें मैंने जर्म सेल कहा था, जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होते हैं, यानी वो वन मेंबर फ्रॉम ईच क्रोमोसोम पेयर, यानी पेयर का एक हिस्सा जो है वो मियोसिस के बाद उस एग या स्पर्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स में पेयर की फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम, जबकि जो स्पोर्स हैं, गेमीट्स हैं यानी स्पर्म और एग हैं, इनके अंदर मियोसिस की वजह से वो ईच क्रोमोसोम का एक पेयर होगा, एक हिस्सा होगा पेयर का, यानी एक हिस्सा एक के पास होगा, एक हिस्सा दूसरे स्पर्म एग या स्पोर के पास होगा, और इस तरह ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। तो फॉर एग्जांपल इन मैन एवरी सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। आपकी बॉडी के तमाम सेल जो हैं वो 46 क्रोमोसोम रखते हैं इंसानों में, लेकिन उन 46 क्रोमोसोम के क्या हैं, 23 जोड़े हैं। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। ये जो 46 क्रोमोसोम है ये 23 जोड़ों की शक्ल में है, ये 23 जोड़े हैं, और ये 23 जोड़े जो हैं वो जब स्पर्म या एग बनाते हैं मियोसिस के दौरान तो वो 23 क्रोमोसोम के कह लें सेल्स बनाते हैं, यानी रिड्यूस हो जाती है तादाद क्रोमोसोम की हाफ। कहाँ 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम थे, कहाँ एग या स्पर्म बनेगा तो वो 23 एक सेल में होंगे, 23 दूसरे सेल में, और इस तरीके से स्पर्म और एग जो हैं वो 23 क्रोमोसोम के साथ होंगे, यानी उनकी तादाद जो है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं क्रोमोसोम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो देखें ज़रा, मैन के अंदर तो 46 होते हैं यानी 23 पेयर्स होते हैं। मंकी के अंदर 48 होते हैं यानी 24 पेयर होते हैं। कैट के अंदर 30 होते हैं यानी 15 पेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेज़ यानी ये जो आप मकई खाते हो, मकई के अंदर 20 होते हैं क्रोमोसोम यानी 10 पेयर्स होंगे। ऑनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं यानी 8 के पेयर्स होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और पी के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं यानी 7 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके क्रोमोसोम की तादाद आपको बताई गई है, और इसको आप एमसीक्यूज के तौर पर याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है पेपर। आपकी जो वीडियो है या लेक्चर है वो आज ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में पढ़ा कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है। ये असल में जीन्स होती हैं, जो जीन्स डीएनए के सेक्शंस होते हैं, और ये जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं, और क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए के प्रोटीन के साथ मिलकर वाइंड होने से बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आपने अब क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इस हेरिडिटी को और हेरिडिटी की बेसिस को याद करना है, और इसके अंदर जितने भी शॉर्ट एमसीक्यूज़ वगैरह हैं या लॉन्ग है उसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, और साथ ही साथ आपने डायग्राम्स को भी अच्छी तरह याद रखना है कि डायग्राम्स में जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं उन डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह करना है। और आखिरी वाला जो टेबल हमने स्पीशीज़ के और क्रोमोसोम्स की तादाद का किया था वो भी अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपको आती हों, ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में, और जो बंदर होते हैं, मंकी होते हैं, उनमें 48 क्रोमोसोम होते हैं 24 पेयर्स के लिहाज से, और इसी तरह से तो अच्छी तरह इसको याद करना है, लिखना है अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर, और इसके नोट्स वगैरह अपने साथ साथ बनाते जाएं नीट कॉपी के ऊपर लिखने के साथ साथ, ताकि आपको लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो तो मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है।
ठीक है, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।